नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य वर्णित है। हालांकि इससे पहले जो है मैंने मौलिक अधिकार पर पार्ट 1 करके एक वीडियो पब्लिश किया था और कई लोगों ने देखा भी, और उन बच्चों का डिमांड भी था कि सर इसके आगे का एक सिलसिलेवार तरीके से आगे वीडियो बढ़ाते हुए आगे का बताइए। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है दोस्तों वो है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। और ध्यान देना है आपको कि समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य वर्णित है, और इसी को जो है हम लोग एकदम बेसिक डिटेल के साथ जो है आगे पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं शुरू से एकदम। देखिए, सबसे पहले जो कह रहा है कि अनुच्छेद 14 में कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो कानून के समक्ष समानता की जो बात की गई है, दो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट्स देखिए दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जा रही है, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि विधि का समान संरक्षण। ठीक है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की जा रही है, और ये हमारे आर्टिकल 14 में ही वर्णित है। यहाँ से देखिए कई प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन उससे पहले इसे समझ लेते हैं कि ये दो टर्म जो दिए जा रहे हैं ये है क्या। ठीक है, पहला देखिए जो टर्म कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, यहाँ पर पहली बार जो है कह रहा है कि विधि का शासन। ठीक है, विधि का ही शासन होगा, विधि ही सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। ना नागरिक ना देश का कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं जाएगा, सबसे ऊपर हमारा कानून है। ठीक है, ये कह रहा है, यानी कि सभी के लिए कह रहा है, समान कानून की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई भी हो, चाहे किसी अमीर व्यक्ति ने अपराध किया है या फिर किसी गरीब व्यक्ति ने अपराध किया है, सबके लिए इक्वल है कानून। ठीक है, सबके लिए इक्वल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे विशेषाधिकार वाले बातें आ जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको जो है अनुच्छेद 361 के तहत विशेष अधिकार दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने पद पर हैं और पद के दौरान जो है इनसे अगर कोई अपराध हो जाता है, तो आप इन्हें पद के दौरान ना ही इन पर फौजदारी मामला चला सकते हैं और ना ही दीवानी मामला चला सकते हैं। ठीक है, ये इन्हें एक विशेष छूट दी गई। हालांकि जब ये पद से हट जाएं तब इन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये पद पर है तब तक नहीं। इसी प्रकार संसदों को भी एक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 105 के तहत विशेष अधिकार, और राज्य में जो विधायकों को भी दिया गया है अनुच्छेद 194 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे जरा देखिए, यहाँ पर जो विधि के शासन की बात की गई थी कि विधि का शासन ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसके बारे में देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला बात कि विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये प्रावधान हमने लिया कहाँ से? तो ये प्रावधान जो है दोस्तों हमने लिया ब्रिटेन से। ठीक है, दूसरा कि ये जो विधि के शासन की बात कर रहा है, ये सबसे पहले जो है ब्रिटेन के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है दोस्तों, जिनका नाम है एवी डाइसी। ठीक है, जो कि बहुत बड़े कानूनी विद्वान थे। उन्होंने ये विस्तृत करके बताया है कि विधि का शासन ही सर्वोपरि है। देश में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रशासन तंत्र हो या कुछ भी हो, न्याय से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे ऊपर कानून व्यवस्था है, फाइनल वही है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ये प्रोफेसर डाइसी साहब का मानना था। अब जरा इसे देख लेते हैं कि क्या ब्रिटेन से जो हमने लिया विधि के समक्ष समानता, ये परफेक्ट है पूरी तरीके से। तो देखिए, ये जो है विधि के समान संरक्षण की बात कर रही है, हमने अमेरिका से लिया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना आपको कि समान संरक्षण की बात की जा रही है, यानी कि प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। देखिए, कह रहा है कि समाज में सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कानून का संरक्षण दिया जाएगा। अब इसे समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई 20 साल का व्यक्ति जो है किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, और कोई 12 साल का लड़का जो है किसी का मर्डर कर देता है। ठीक, तो एक बात बताइए कि अगर कानून के समक्ष समानता वाली बात रहेगी, तो यानी कि वो जो 20 साल के व्यक्ति ने जो मर्डर किया है वो, और जो 12 साल के बच्चे ने जो मर्डर किया है वो, दोनों को ही कानून के समक्ष समानता के साथ साथ समान जो है सजा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक टर्म है
उसे उसकी स्थिति के अनुसार जो है संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में उसकी स्थिति देखी जाती है, कैसी उसकी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उसको कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब एक बात बताइए, कोई लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है, और कोई पहलवान है, ठीक है, तो क्या दोनों समान हैं? कानून के नज़र में समान है? कानून के नज़र में भले समान हो, लेकिन क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है? नहीं है। एक विकलांग है, दूसरा पहलवान है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं ना कि दोनों व्यक्ति इक्वल है। तो कानून जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, कह रहा है भाई हम उसकी परिस्थिति के अनुसार जो है, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार उसको सजा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली बार संरक्षण की बात की गई, जो कि हमने अमेरिकी संविधान से लिया। विधि के समक्ष समानता में कहीं न कहीं नकारात्मक भाव झलकता है, ठीक है, और विधि का समक्ष समान संरक्षण में जो है सकारात्मक भाव झलकता है, ये ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आगे देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 15 कह रहा है कि राज्य को आदेश दिया जाता है कि वह विभेद नहीं करेगा या केवल कुछ चीज़ों में विभेद करेगा। इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो याद रखना है कि वो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या सार्वजनिक स्थल के नाम पर जो है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अभी भारतीय राजनीति में आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे दल हैं जो धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कोई हिंदुओं का वोट बैंक देखता है, तो कोई मुस्लिम वोट बैंक देखता है, तो कोई दलितों की तुष्टीकरण कर रहा है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ चल रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई एक ऐसा दल जो है, कोई एक ऐसा दल, धार्मिक दल जो सिर्फ एक धर्म की तुष्टीकरण कर रहा है और वो सरकार में आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी जब सरकार बन जाएगी राज्य में, तो क्या वो सिर्फ अपने धार्मिक लोगों को या अपने संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए ही सारी विशेषताएं या जो भी काम करेगा सिर्फ उन्हीं के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान जो है उस समय राज्य को आदेश देता है कि भाई तुम जो हो धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, मूल वंश, जन्म स्थान और सार्वजनिक स्थान के नाम पर विभेद नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, कुछ सकारात्मक भेदभाव छोड़कर, यहां पर मैं सकारात्मक बात कर रहा हूं, ठीक है, सकारात्मक विभेद को छोड़कर, जैसे महिलाएं, ठीक है, जैसे बच्चे या विशेष वर्ग को आरक्षण, जैसे SC ST को है, ठीक है, या आर्मी में जाने के लिए, या इंजीनियरिंग में जाने के लिए, या मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए, या वृद्ध। इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। जैसे महिलाओं, दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं कि वी आर इक्वल, लेकिन क्या जेंडर के रूप में देखिए, क्या महिला और पुरुष इक्वलिटी है इनमें? नहीं है। आज भी महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के अपेक्षा बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता है। तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना, क्योंकि हम तो संविधान के आर्टिकल 15 में कह रहे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं करेंगे। तो फिर महिलाओं के साथ अगर ये विभेद होगा तो फिर भाई नारी सशक्तिकरण का नारा जो दिया जा रहा है वो कैसे फिर प्रबल होगा? नहीं होगा, वो चांस ही नहीं होने का। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए बच्चे, कोई भी बच्चे हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करे, मतलब नहीं है, सरकार ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए अलग से प्रावधान करती है। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी के साथ विभेद नहीं करना है, किसी के साथ नहीं, सब इक्वल है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी जो है सरकार कुछ कार्य करती है। इसी के साथ कह रहा है कि विशेष वर्ग को आरक्षण, जैसे कि आपको पता होगा SC ST आरक्षण। इतिहास को उठा के देखिए तो कहीं ना कहीं इन जातियों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया हमारे समाज में। तो ऐसे वर्गों को उठाने के लिए ही सरकार जो है सकारात्मक विभेद करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये पावर खुद संविधान दे रहा है। ठीक है, सकारात्मक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही विशेष वर्ग के लोग जब समान रूप से इक्वल हो जाएंगे अन्यों के अपेक्षा, तब फिर इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन जब तक वो पीछे हैं तो उन्हें बराबर पे लाने के लिए तो आरक्षण देना पड़ेगा ना। आरक्षण की जो बात है दोस्तों, रिजर्वेशन की, सही मायने में आर्टिकल 15 में ही अभिलक्षित होता है देखने में, और फिर 16 में भी हम देखते हैं इस चीज को। खैर, इसके आगे देखिए, कह रहा है आर्मी। अब आर्मी में जो है
आर्मी का अपना क्राइटेरिया है कि भाई मैं इस कंडीशन के हिसाब से आर्मी में लूँगा। अब वहाँ पे जाके आप कहिएगा कि नहीं भाई धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करो, ठीक है चलो भाई जेंडर के नाम पे नहीं करेंगे। आर्मी की ड्यूटी पता है दोस्तों कितना हार्ड ड्यूटी रहता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों जेंडर को देखूं मेल और फीमेल, तो ये आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर कैपेबल कौन है शारीरिक रूप से, ज़्यादातर शारीरिक रूप से सक्षम कहीं ना कहीं पुरुष है। तो इस आधार पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। आर्मी में ये चीज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग वगैरह क्षेत्र में आप कहेंगे यहाँ पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, कैसे भेदभाव होगा, लेकिन सकारात्मक तरीके से। आप कहिएगा कि भाई हमको धर्म जाति लिंग मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करना है ना, कोई नहीं कर सकता, हमको सीधा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दीजिए। कैसे पॉसिबल है भाई, पास करना होगा ना उसके लिए तो, हैं। ऐसे थोड़ी कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं तो आप चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए, उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके लिए जो है आपको एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा तब जाना होगा। उसी तरीके से मेडिकल क्षेत्र, अब मेडिकल क्षेत्र में भी आप ऐसे मुंह उठा के थोड़ी चल दीजिएगा कि हाँ भाई आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म जाति लिंग मूल वंश के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करना है, डायरेक्ट हमें मेडिकल में जो है एडमिशन दो। ऐसे नहीं है, कुछ इसका भी क्राइटेरिया है। तो इन चीज़ों के प्रति जो है सकारात्मक विभेद सरकार कर सकती है, ठीक है, ध्यान देना है। अन्यथा धर्म जाति लिंग मूल वंश जन्म स्थान या सार्वजनिक स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगी। जैसे सार्वजनिक स्थानों में देखिए दोस्तों, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि राज्य कहीं सार्वजनिक स्थान में ऐसा कोई एक होटल हो जहां पर एक विशेष वर्ग के लिए कहा जाए कि भाई इस होटल में आप ही आ सकते हैं, आपके अलावा अन्य कोई नहीं आ सकता? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान के नाम पे भी भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो होटल हो या सिनेमा हॉल हो, है ना, या कुआं हो, तालाब हो, पार्क हो, ये सारे क्या है? सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग विशेष का व्यक्ति जाकर यहाँ पर रहे, है ना, और अन्य जो है बाहर खड़े होकर उसका मुंह देखते रहें, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान जो ये सबको हक देता है, सब इक्वल हैं, क्योंकि अभी हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं ना, और यहाँ पे कहा ही जा रहा है कि राज्य को आदेश दिया जाता है कि वो धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और सार्वजनिक स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता, हालांकि कुछ सकारात्मक विभेद को छोड़कर। इसके अलावा देखते हैं आर्टिकल 16 दोस्तों। 16 में देखिए कह रहा है कि लोक नियोजन, ठीक है, लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता। सरकार द्वारा जितनी भी वैकेंसी वगैरह जॉब वगैरह निकाली जाएंगी उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सबको समान अवसर की बात की जा रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा। जैसे कुछ जगहों पर देखा जाए तो स्थान या अधिवास के नाम पर जो है उन्हें आरक्षण दिया गया है, ठीक है, जाति के नाम पर भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है, साथ ही धार्मिक संस्थाओं में भी कुछ आरक्षण की बात की गई है। एक एक करके डील करते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि जन्म स्थान की बात कर रहा है या अधिवास की बात कर रहा है। इस आधार पर जैसे भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो आज भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलाका हो या आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हों, ठीक है, चाहे वो झारखंड जैसे इलाके के कुछ क्षेत्र हों या मध्य प्रदेश जैसे इलाके के कुछ क्षेत्र हों या नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हों, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में जो व्यक्ति जन्म ले रहे हैं या जो अधिवास कर रहे हैं वहाँ पर, उन्हें कुछ तो विशेष देना पड़ेगा। अगर नहीं विशेष दिया जाएगा तो ये उनको वो भी तो फिर समान नहीं रहे ना, क्योंकि यहाँ पर जो है जो व्यक्ति पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है, सरकार से अच्छा खासा योगदान ले रहा है, ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो लोग आज भी जो है एकदम निम्न स्तर की जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें तो बराबरी का मौका देना पड़ेगा ना। तो ऐसे क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति आते हैं, ऐसे स्थानों से जुड़े हुए व्यक्ति जो आते हैं, उन्हें सकारात्मक, है ना, याद रखना, सकारात्मक विभेद उनके साथ किया जाएगा, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ तो प्रबल है ही, लेकिन आप प्रबल नहीं है, आप भी इनके इक्वल आइए, तब तक आपको जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी आरक्षण जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार जाति के आधार पर भी देख सकते हैं कि भाई SC ST को आरक्षण है, ठीक है। उसी प्रकार देख सकते हैं OBC को भी आरक्षण टॉपिक पे भी आऊँगा, इसका बेसिक
बात जरूर बताऊंगा, पहले इधर ध्यान देना। इसके अलावा कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं के बारे में, कुछ ऐसे धार्मिक संस्थाएं जैसे मान लीजिए मुस्लिमों में जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं या फिर मुस्लिम प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, इनके संरक्षण हेतु जो है इंडिया में वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ये किनके द्वारा चुने जाएंगे? ये हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा ही चुने जाएंगे, और बनेंगे कौन? मुस्लिम व्यक्ति ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं ना कि अवसर की समानता, सभी के लिए समान अवसर है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा यहाँ पर। क्योंकि एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबर को ही लेना है, अब इसके जगह कहेंगे नहीं अवसर की समानता है हम भी जाएंगे, तो अब हिंदू भी कहेंगे आएंगे, है ना, या अदर कास्ट भी कहेंगे आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। इसीलिए जो है धार्मिक संस्थाओं में खास तौर पे आर्टिकल 16(5) के क्लॉज में कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं में जो है सकारात्मक विभेद किया जाएगा, या जाति के आधार पे यानी आरक्षण की बात भी की गई है, या स्थान के नाम पर भी आरक्षण की बात की गई है। अब थोड़ा आरक्षण को जरा देख लेते हैं कि है क्या, इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे आरक्षण में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले रिजर्वेशन का अगर देखा जाए तो संविधान निर्मित हुआ, उसके बाद तो खैर SC ST को आरक्षण दिया ही गया, ठीक है। इसके बाद एक समिति का गठन किया गया था जिसे कहा गया था काका कालेकर समिति, ठीक है। और इस समिति ने जो है अपना रिपोर्ट जब पेश किया था 1955 में, तो इनका मानना था, यानी इस समिति के रिपोर्ट का मानना था कि भारत में लगभग 70% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आरक्षण की सख्त जरूरत है। 70% आरक्षण की बात की जा रही थी। अब इस आंकड़े को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी माथा सनक गया, अरे ये कैसे पॉसिबल है यार। सुप्रीम कोर्ट का देखिए फिर आगे क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में एक डिसीजन दिया कि भाई देखो कुछ भी हो, आरक्षण जितना भी देना है दो, लेकिन याद रहे 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने पर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1979 में मंडल कमीशन आया, यानी मंडल आयोग आया, ठीक है। इसी मंडल आयोग ने पहली बार ओबीसी आरक्षण की बात की थी। ओबीसी आरक्षण में जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 27% आरक्षण की बात की गई थी। अगर ओबीसी का 27% और SC ST का 15 और 7.5% भी जोड़ दीजिएगा तो भी 50% से ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो इस बिहाफ पे मंडल कमीशन का भी कहना था कि भाई लो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि 50% से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अगर हम ओबीसी को 27% भी दे देते हैं और पहले से SC ST को 15% और 7.5% है ही, तो भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना इस चीज़ को। और आगे चल के जो 1990 में VP सिंह की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे ये, तो उन्होंने क्या किया, इस आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, ठीक है। जिसके बाद आगे चल के, हालांकि इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद दोस्तों देश में कम दंगे नहीं हुए थे। मैं उन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट आरक्षण के मेन पॉइंट्स को बस बताना चाह रहा हूं। इसके बाद जो है देखिए 1990 में जो है जब ये स्वीकार कर लिया गया VP सिंह के सरकार के द्वारा, इसके बाद 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे तो आरक्षण दे ही दिया गया, OBC को, SC को, ST को। इनका मानना था PV नरसिम्हा राव का कि भाई जनरल यानी कि स्वर्ण जाति में भी, जनरल कैटेगरी में भी कई ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, और ऐसे व्यक्तियों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे वो 10% आरक्षण ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो 10% आरक्षण की बात की गई थी, आर्थिक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे मना कर दिया गया, का नहीं, किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 2019 में NDA की सरकार यानी BJP के अलायंस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टी ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए उद्घोषित कर दिया, और अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन भी किया कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर हम इन्हें दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था कुछ आरक्षण का स्टोरी।
इसके बाद हम देखते हैं अगला, कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे छुआछूत की बात की जा रही है। हमारे देश के जो महान कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताकार यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर के ही बचपन से जुड़ी हुई एक कहानी बताना चाहूँगा। जैसे कि बचपन में क्या हुआ था एक बार, वैसे तो देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर एक महार जाति से संबंधित व्यक्ति थे, और जब ये स्कूल भी जाते थे तो इनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था। कभी इनको स्कूल में जो है जैसे अन्य विद्यार्थी लोग अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ लोग बैठ के पढ़ते थे, इन्हें हमेशा स्कूल के बाहर गेट के बाहर ये रख के समझिए पढ़ते थे। या फिर बचपन में क्या होता था कि जब भी इन्हें प्यास लगती थी तो ये अपने स्कूल में नल होता था ना, टंकी के पास जाके पानी भी पीना चाहते थे। तो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट था वहाँ का माहौल कि आप अगर निचली जाति के व्यक्ति हैं तो आप टंकी भी छू नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पियून को या किसी अगले बंदे को बोलना होगा कि आप प्लीज़ खोल दो ताकि मैं पानी पी सकूं। कुछ इस तरीके का माहौल था दोस्तों। तो सोचिए, देश जब आज़ाद हो रहा है और इतने बड़े वास्तुकार के हाथों में जो है संविधान का बागडोर दे दिया गया, तो भाई इन बातों को तो वो अच्छे से उजागर करेंगे ही। इन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के अंत के लिए इस आर्टिकल पे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, और जब ये अस्पृश्यता का अंत संविधान का एक भाग बन गया तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है किसी के साथ या छुआछूत करता है तो उसे सजा क्या होगी, या किस एक्ट के तहत या किस कानून के तहत। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको कि ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत ही कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है या अस्पृश्यता करता है, किसी से घृणा कर रहा है, इस बात का याद रखना है दोस्तों, जाति के आधार पर। ये नहीं कि अब मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक नाराज हो गया एक से और कह गए मुझे मत छुओ, है ना, ये छुआछूत नहीं हो गया। मैं यहाँ जाति के आधार पे बात कर रहा हूँ, है ना। मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी कहे डोंट टच मी, अब पति पहुँच जाए कोर्ट की, देखिए छुआछूत वाली बात चल रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर तो कहे थे कि छुआछूत की मनाही है, ये तो छूने भी नहीं दे रही है हमें। तो ये छुआछूत अलग है भैया, ये है ना, ये घर घर की कहानी है। यहाँ पर बात की जा रही है समाज में जाति के स्वरूप को देखते हुए कि जाति के अकॉर्डिंग जो है आप छुआछूत या अस्पृश्यता की बातें नहीं करेंगे, वरना नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का उल्लंघन हो जाएगा और आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, 500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा काफ़ी ईजी है यार, 6 महीना जेल जाएंगे, 500 रुपये जुर्माना, क्या बिगड़ जाएगा। ये भैया इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर एक बार ऐसा हो जाए तो आपका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाएगा। ना आप एमपी बन सकते हैं ना एमएलए बन सकते हैं। अरे जीवन में कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। इसके अलावा देखिए एक मैसूर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था इस पर। मैसूर हाई कोर्ट का कहना था, जो अभी मैंने जाति वाली बात बताई थी, एक्चुअली ये मैसूर हाई कोर्ट का ही डिसीजन था कि छुआछूत यहाँ पर जातीय समीकरण वाले बात को कहा जा रहा है, मतलब जाति के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग है तो वो व्यक्ति आ गया आपके पास, छू दिया तो ये हमको छू दिया, है ना, छुआछूत हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, पीटो मारो भगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, है ना। यहाँ पर सिर्फ जाति की बात की जा रही है कि जाति के नाम पर आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 17 के बाद देखिए देखते हैं अगला, कह रहा है 18 अनुच्छेद 18 में कह रहा है उपाधियों का अंत। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था, ये जो ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, हम उनके उपनिवेश बने हुए थे, ये लोग जो है कई बड़े व्यक्तियों को महाराजा, राय बहादुर, दीवान बहादुर, है ना, अनेकों उपाधियों के साथ जो है सुशोभित करके चले गए। अब भाई जब देश आज़ाद हो गया तो इनके बच्चे भी क्या कहलाएंगे, महाराजा का बेटा क्या कहलाएगा, महाराजा, राय बहादुर का बेटा क्या कहलाएगा, राय बहादुर, दीवान बहादुर का क्या कहलाएगा, दीवान बहादुर। भैया तो ये पहले का कंडीशन था, लेकिन अब तो देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है और ये पावर देता है भाई हर नागरिक को कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा,
राजा कौन बन सकता है? जो हकदार होगा, है ना। खैर ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया। यहाँ ध्यान देना आपको कि उपाधियों का अंत का बात किया गया है। आप सरनेम जो है, जो प्रचलित उपाधि आ रही वो नहीं लगा सकते। इसके अलावा कुछ कंडीशन दिया गया कि भारत का देखिए कोई भी नागरिक हो वो विदेशी उपाधि नहीं धारण कर सकता है, ना ही कोई उपहार ले सकता है, ना विदेश से कोई पद प्राप्त कर सकता है। कब तक? जब तक कि देश के राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति नहीं दे देते हैं, तब तक वो जो है ना ही उपाधि, ना ही उपहार और ना ही पद धारण कर सकता है। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि यदि आप सेना में हैं या आपने कोई शैक्षणिक उपाधि धारण कर रखी है तब ये वैलिड है, क्योंकि आप सेना में जाइएगा तो कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे ऐसे पदों से जो है सुशोभित होइएगा। या अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपने इंजीनियरिंग की है तो भाई ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग का टैग तो लगेगा ही। मेडिकल किया आपने तो डॉक्टर लगेगा। आपने शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में पीएचडी कर रखा है तो भी आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लगेगा। तो इसीलिए कुछ अपवाद छोड़ दिए गए हैं। अपवाद यहाँ पर कहा जा रहा है, अपवाद में क्या कि अगर सेना और शैक्षणिक उपाधि धारण कर रखी है आपने तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा नहीं। ठीक है, तब वो मना ही करेगा। ठीक है। तो ये दोस्तों था हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और प्लीज़ आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा और मैं रेगुलर वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक जो है हमारा मौलिक अधिकार में ही नेक्स्ट होगा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।